हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी हम थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट ने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो थ्योरी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि थ्योरी समझेंगे तभी आप एमसीक्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। और देखिए, रीड मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पर आए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे साथ अध्ययन करते रहें और क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। देखिए, क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होगा? क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें एग्जाम में प्रैक्टिस मिलती है कि भाई किस तरह के प्रश्न आते हैं और हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वश्रेष्ठ रूप से किस रूप में सर्वाधिक किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है? तो यानी कि बाल विकास को सबसे अच्छा परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और देखिए, पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिपक्वता। तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अंत। तो बाल विकास को सबसे बढ़िया अगर हम परिभाषित कर सकते हैं तो बाल विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर आते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब होता है वृद्धि से, कि भाई बाल विकास में वृद्धि भी होती है और गुणों में भी क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की अवधारणा से सर्वाधिक संबंधित है? सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, एरिक्सन और स्किनर। तो देखिए, बाल विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने। ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में जैविक परिपक्वता को सर्वाधिक महत्व देता है? तो देखिए, जैविक परिपक्वता को सबसे ज़्यादा महत्व देता है व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखो। परिपक्वता सिद्धांत को दिया था अर्नोल्ड गैसेल ने। किसने दिया था? अर्नोल्ड गैसेल ने दिया था। और इसका राइट आंसर भी क्या है? परिपक्वता सिद्धांत। क्या है? परिपक्वता सिद्धांत। तो ये मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया आपको, यहाँ पर आप क्वेश्चन के रूप में इसको देख सकते हो। चलिए आगे हम बात करें, बालक ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता है, यह कथन किस सिद्धांत का मूल आधार है? स्किनर का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, फ्रॉयड का सिद्धांत और कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो देखिए, जीन पियाजे ने कहा था कि भाई बालक जो है वो ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं है बल्कि सक्रिय निर्माता है और बालक ज्ञान की स्वयं रचना करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया किन दो तत्वों से मिलकर बनी है? तो देखिए, सबसे पहले हम अनुकूलन समझते हैं कि अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि भाई बालक द्वारा अपने आप को बाहरी वातावरण के अनुरूप ढाल लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। अब ये किन दो तत्वों से होता है? प्रेरणा एवं दंड। तो देखिए, प्रेरणा और दंड से तो अनुकूलन नहीं हो सकता। परिपक्वता अनुभव से भी नहीं हो सकता, क्योंकि परिपक्वता तो जितने अनुभव प्राप्त होते जाते हैं उससे आती है। आत्मसात एवं समायोजन, ये सही है कि भाई यदि बालक जो है बाहरी वातावरण के क्रियाकलापों को आत्मसात करेगा और उनके साथ तालमेल बिठाएगा तो अनुकूलन हो सकता है। अभ्यास एवं प्रबलन, अभ्यास और प्रबलन से अनुकूलन नहीं होता। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में वस्तु स्थैतर्य यानी वस्तु स्थायित्व का विकास होता है? पूर्व संचालन, संवेदी गतिक और मूर्त संचालन और औपचारिक संचालन। तो देखिए, जीन पियाजे की मैंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, एस, पी, सी और एफ। एस मतलब होता है सेंसरी मोटर, पी मतलब प्री ऑपरेशनल और सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी जो स्टेज है उसमें वस्तु स्थिर को मैंने आपको स्पेशली बताया है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई वस्तु स्थिर का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो संवेदी गतिक अवस्था में वस्तु स्थिर का गुण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पर क्या रहेगा? बी।
अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था पहचान संकट की अवस्था है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कोहलबर्ग, जीन पियाजे, एरिक्सन और बांडूरा। तो देखिए, किशोर अवस्था पहचान संकट की अवस्था है, यह कथन है एरिक्सन का। किसका है? एरिक्सन का। अगला हम बात करते हैं, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्राथमिक सामाजिक कारक कौन सा है? कि बाल विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है विद्यालय, मीडिया, परिवार और सहपाठी। तो देखिए, इसमें बोल रहा है पहला सामाजिक कारक। तो पहला जो समाज होता है किसी बच्चे का, वो कौन होता है? परिवार होता है। तो परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार विकास का मूल स्रोत समाज एवं संस्कृति है? यानी कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार विकास का मूल स्रोत समाज एवं संस्कृति है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, तो विकास का मूल स्रोत जो है वो समाज एवं संस्कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन फ्रॉयड के सिद्धांत से संबंधित है? नैतिक तर्क का विकास, सामाजिक संकटों का समाधान, अचेतन प्रेरणाओं की प्रधानता और अधिगम द्वारा विकास। तो देखिए, फ्रॉयड ने सिगमंड फ्रॉयड ने अचेतन प्रेरणाओं की प्रधानता के बारे में बात की है, क्योंकि मन को 3 भागों में बांटा, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो अचेतन मन की प्रधानता की बात सिगमंड फ्रॉयड ने की है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम का संबंध मुख्यतः किससे है? सामाजिक अनुभव। तो देखिए, सामाजिक अनुभव तो अर्जित कारक होते हैं, तो इससे संबंध नहीं होगा। जैविक संरचना, बिल्कुल सही बात है, वंशानुक्रम से जैविक संरचना जो है वो निर्धारित होती है। सांस्कृतिक मूल्य, इनको भी अर्जित कारकों में रखा जाता है। शैक्षिक अवसर भी अर्जित कारकों के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत अनुकरण पर आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। स्किनर, बांडूरा और पियाजे और गैसेल। तो देखिए, अल्बर्ट बांडूरा ने अनुकरण आधारित सिद्धांत दिया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिसमें अपने उन्होंने मॉडलिंग कंसेप्ट दिया। कौन सा कंसेप्ट दिया? मॉडलिंग कंसेप्ट दिया, और उसमें बताया कि भाई कोई भी बालक जो है वो किसी को देखकर उसका अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए उसको अनुकरण सिद्धांत बोलते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो देखिए, कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे। पहला स्तर बताया था पूर्व परंपरागत, दूसरा स्तर बताया था परंपरागत परंपरागत और तीसरा स्तर बताया था उत्तर परंपरागत। तीसरा स्तर कौन सा बताया था? उत्तर परंपरागत। तो देखिए, ये सबसे निम्न होता है और ये सबसे उच्च होता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? पारंपरिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और सामाजिक स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक स्तर। अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में पोषण का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। देखिए, पोषण का यदि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो वह पड़ता है प्रसव पूर्व अवस्था में, क्योंकि माँ जो खाती है वही बालक को प्राप्त होता है। तो यदि माँ अच्छा पोषण ग्रहण करती है तो बालक भी स्वस्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य है कि विकास केवल शारीरिक होता है, केवल मानसिक होता है, अलग अलग पक्षों में होता है, एक ही दिशा में होता है? तो बाल विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसका मतलब यह है कि विकास अलग अलग पक्षों में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि मतलब जिसका संबंध बालक के विकास से सीधा नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। तो माता पिता का व्यवहार, ये तो प्रत्यक्ष है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा ये। विद्यालय का वातावरण, ये भी प्रत्यक्ष है, ये भी नहीं होगा। माता पिता का कार्यस्थल, शिक्षक का व्यक्तित्व। तो देखिए, शिक्षक का व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष है, माता पिता का कार्यस्थल अप्रत्यक्ष है। और ये किसने बताया था? पारिस्थितिक सिद्धांत में एक्जो सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये बताया था आपका पारिस्थितिक जन्य सिद्धांत किसने दिया था? ब्रोनफेन ब्रेनन ने। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। माता पिता का कार्यस्थल बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा कारक ताबूला रासा की अवधारणा से संबंधित है?
ताबूला रासा की अवधारणा से संबंधित है? जन्मजात सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और नैतिक सिद्धांत। तो देखिए, ताबूला रासा की अवधारणा से संबंधित है व्यवहारवादी सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो देखिए, जो परिपक्वता, अनुकरण, सामाजिक अंतःक्रिया और नैतिक तर्क। तो देखिए, लेव बाइगोत्स्की ने दो अवधारणाएं दी। एक दी जेड-पीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरी दी स्कैफोल्डिंग। दूसरी कौन सी थी? फोल्डिंग की अवधारणा दी। तो ये कौन सी दी? सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने दिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाला वह कारक जो बालक के नियंत्रण में नहीं होता। यानी बालक के नियंत्रण में क्या नहीं होता? प्रेरणा। तो प्रेरणा बालक के नियंत्रण में होती है, ये आंसर नहीं होगा। शिक्षा बालक के नियंत्रण में होती है, ये भी नहीं होगा। वंशानुक्रम बालक के नियंत्रण में नहीं होता। अभ्यास भी बालक के नियंत्रण में होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? विकास केवल जन्मजात होता है। तो ये तो नहीं है, विकास जन्मजात नहीं होता, ये तो गलत है। विकास केवल वातावरण का परिणाम है, ये भी गलत है। विकास वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया, ये सही है। और विकास केवल एकदम से होता है, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया है। तो इस तरह से दोस्तों 20 क्वेश्चन के माध्यम से हमने विकास टॉपिक के MCQ को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये MCQ अच्छे लगे होंगे और आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट करके बताएं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में आपको सारे टॉपिक अच्छे से प्राप्त होंगे और आप पूरी कंप्लीट एजुकेशन साइकोलॉजी को रीट मेंस के अंतर्गत पढ़ सकते हो। कम समय में पूरी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।